हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सी ए शिवाली और आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। बचा हुआ चैप्टर 4 में जितने भी एसेज है वो हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी ऐसे 500 एंड ऐसे 610 के वीडियोस डाल चुकी हूँ, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको रेगुलर क्लासेस खरीदने हैं हमारे, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो कोई ना कोई ऐसे जरूर छूट जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गो। अब देखते हैं ऐसे 530, दैट इज ऑडिट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब क्या होती है कि जिसमें हम लेस देन 100% चेक करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन इज पूरा एंटायर सेट ऑफ डेटा, 100,000 ट्रांजैक्शंस चेक कर रहे हैं, उसमें 100 सैंपल्स चेक करेंगे। ठीक है, तो 1000 ट्रांजैक्शन इज पॉपुलेशन। अब वो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर, मतलब जिस बेसिस पे हमें ओपिनियन फॉर्म करना है, कंक्लूजन। जैसे अगर हमें परचेज से रिलेटेड कंक्लूजन फॉर्म करना है तो जो भी पॉपुलेशन होनी चाहिए इट मस्ट बी परचेज ट्रांजैक्शंस ऑफ कोर्स। ठीक है, कंप्लीटनेस, आधे अधूरे पे सैम्पलिंग लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंड रिलायबल, जिस सोर्स डेटा से वो आया है, जहां से जिस प्रोसीजर से गुजर के वो आया है, दैट मस्ट बी रिलायबल, मतलब इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, फिर आता है सैम्पलिंग यूनिट। व्हाट इज सैम्पलिंग यूनिट? इट इज अ इंडिविजुअल आइटम ऑफ द पॉपुलेशन। 1000 ट्रांजैक्शन में के एक ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है, दो अप्रोचेस से किए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब कोई बायस नहीं होता। ठीक है, इट इज टोटली लॉजिकल, टोटली साइंटिफिक, रैंडम टेबल्स के थ्रू वो सैंपल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, एंड नॉन स्टैटिस्टिकल इज टोटली ऑडिटर्स पर्सनल एक्सपीरियंस या उसका जो भी जजमेंट होगा। क्या ट्रेडिशनल सैम्पलिंग क्यों नहीं लेते या ट्रेडिशनली क्यों नहीं चलते हम? क्योंकि 100% ट्रांजैक्शन चेक करना एंड सैंपल चेक करना, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। क्लियर? अब सैम्पलिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या है, ये स्टेप्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है? सैंपल को डिजाइन करना, कि हमें क्या कंक्लूजन चाहिए, किस टाइप का ऑडिट एविडेंस चाहिए, उसके बेसिस पे हम सैंपल्स को डिजाइन करते हैं। ठीक है, कि हमें एक्चुअल में कौन सा सैंपल सिलेक्ट करना है। क्लियर? उसमें भी हम दो चीजें देखते हैं, एक स्ट्रैटिफिकेशन एंड एक होता है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। स्ट्रैटिफिकेशन इज ग्रुप्स बनाना, जिसको बोलते हैं स्ट्रैटम। 1000 ट्रांजैक्शन है, ठीक है, 1000 परचेसेस है, हो सकता है मंथ वाइज हमने उसके 12 ग्रुप्स बना दिए। क्लियर? और फिर उसके अंदर हम, मतलब हर महीने से हम 10-10 सैंपल्स उठा रहे हैं, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। क्लियर? ग्रुप करना। एंड वैल्यू वेटेड इज सिंपल, अगर 1000 ट्रांजैक्शन है, सबकी टोटल कर ली अमाउंट्स की। ठीक है, अमाउंट्स की टोटल कर ली और उस हिसाब से हर एक ट्रांजैक्शन को वेट लगाया, दैट इज अमाउंट डिवाइडेड बाय दैट टोटल अमाउंट। तो जो भी हाईएस्ट वेट आएगा, जो भी हाईएस्ट वेट्स आएंगे वो उसको हम चेक करेंगे। क्लियर? सेकेंड इज सैंपल साइज। सैंपल साइज कितना बड़ा, कितना ज्यादा, कितना अमाउंट, ये सब हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? दो तरीकों के अलग, मतलब दो तरीके, उसमें अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं। तरीके नहीं बोल सकते, एक हम चेक करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ता है कि वो कितना इफेक्टिव है। ऑफ कोर्स अगर वो इफेक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सैंपल साइज नहीं लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें सैंपल साइज नहीं लेना है, हमें सैंपल साइज लेना है, हमें कितना अश्योरेंस चाहिए। ठीक है, वापस बोल रही हूँ कि अगर सपोज जो कंट्रोल्स है वो अच्छे है, इफेक्टिव है, इस बात का हमें ज्यादा अश्योरेंस चाहिए, तो हमें ज्यादा सैंपल साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे रोल आता है हमारे अश्योरेंस का, कि ऑडिटर को कितना अश्योरेंस चाहिए। हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस तो इट विल इंक्रीज द सैंपल साइज। ठीक है, फिर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मतलब कितना गड़बड़ हम सहन कर सकते हैं। 5000 का, अभी दो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, वही लिखा है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द टॉलरेबल रेट तो सैंपल साइज विल डिक्रीज। सिंपल।
ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं तो हम सैंपल साइज कम कर देंगे, कम चेकिंग करेंगे, ठीक है। गलतियां निकली तो निकली क्योंकि हम उतना टॉलरेट कर सकते हैं। क्लियर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, कितनी गलतियां होने की चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू ऑडिटर। ज़्यादा गलतियां होने की चांसेस है तो ज़्यादा चेकिंग करेंगे। वो कैसे पता चलेगा कि उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, या पिछले साल उसने कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स की थी, उसका क्या रिजल्ट आया था, इन सब के बेसिस पे वही अंदाजा लगाता है। सेम लेवल ऑफ अश्योरेंस, किस चीज का, कि एक्चुअल रेट और टॉलरेबल रेट का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अगर उसको ये लेवल ऑफ अश्योरेंस रखना है ज्यादा से ज्यादा कि जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, एक्चुअल जो डेविएशन है वो उससे कम ही है, एक्चुअल गड़बड़ उससे कम ही है, अगर ये अश्योरेंस ज्यादा रखना है तो उसको ज्यादा सैंपल साइज लेने पड़ेंगे। सिंपल, अश्योरेंस पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन है तो सैम्पलिंग काम आएगी, स्मॉल पॉपुलेशन पे सैम्पलिंग का कोई लेना देना नहीं। जैसे अगर 4 ही मशीनरी है तो सैंपलिंग नहीं कर सकते। सेकेंड इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, आपकी कंट्रोल्स की बात चल रही थी। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में सैंपल साइज सिलेक्ट करते हो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऑफकोर्स रिस्क देखनी पड़ती है, ठीक है। हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क, की रिस्क हो सकती है, ठीक है, तो उसको लार्जर सैंपल साइज लेना पड़ेगा। सिंपल। अगर वो दूसरी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे ज्यादा भरोसा करना चाहता है और सैंपल्स पे कम करना चाहता है तो कम सैंपल सिलेक्ट किया तो भी चलता है, ठीक है। दूसरा, अगेन टॉलरेबल वर्सेस एक्चुअल, अगर उसको लेवल ऑफ अश्योरेंस बढ़ानी है कि एक्चुअल मिस्टेकमेंट कम है टॉलरेबल से तो उसको ज्यादा चेक करना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। अमाउंट बड़ा है कि ऑडिटर एक्सपेक्ट्स कि उसको ज्यादा अमाउंट की गड़बड़ मिलने वाली है तो ऑफकोर्स उसको ज्यादा चेक करना पड़ेगा। सिंपल। स्ट्रैटिफिकेशन, अगर वो करेक्ट स्ट्रैटिफिकेशन करता है, उसका अप्रोप्रिएट मतलब ग्रुपिज्म बराबर करता है, ठीक है, तो उसको इंडिविजुअल ग्रुप से कम सैंपल साइज निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एंड सेम विथ कि अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है, स्मॉल पॉपुलेशन में सैम्पलिंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब कौन सी मेथड से सैम्पलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। उसमें भी सब टाइप्स क्या है कि अगर सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की जो थ्रू रैंडम टेबल किए जाते हैं, रैंडम टेबल्स होते हैं, वो जो नंबर निकालेंगे उस नंबर के ट्रांजैक्शन तुम उठा के लाते हो। सेटिस्फाइड सैम्पलिंग में इज जस्ट अ ग्रुप्स बनाओ, उसमें से निकालो, उस ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रैटा। क्लियर। फिर इंटरवल सैम्पलिंग मतलब हर 50वां ट्रांजैक्शन, हर 100वां ट्रांजैक्शन, 1000 ट्रांजैक्शन है तो हर 100वां, पहले 50 नहीं, हाँ, हर 100वां ट्रांजैक्शन तुम चेक करोगे, 100th। क्लियर। फिर मॉनिटरी इज वैल्यू वेटेड, जो मैंने बोला कि टोटल करो पूरे ट्रांजैक्शंस की, ठीक है, अमाउंट्स की टोटल करो और उसको वेट लगाओ। हजार्डस सैम्पलिंग इज टोटल विदाउट एनी कोई उसमें टेबल वेबल कुछ नहीं होता, वो ऑडिटर के जजमेंट से होता है। एंड ब्लॉक सैम्पलिंग इज पहले 50, ठीक है, 1000 ट्रांजैक्शन है, पहले 50 ट्रांजैक्शन हम चेक करेंगे, या हर महीने के पहले 50 ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। क्लियर। दिस कॉल्ड ब्लॉक। 50th नहीं, 50, पहले पूरे 50 ट्रांजैक्शन, और उसमें एक तरह का कैरेक्टर मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। दीज आर द, क्या है वो भी पता होना चाहिए सब क्या है। दीज आर द सिलेक्टिंग मेथड, सैंपल सिलेक्शन मेथड्स, ठीक है। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करनी है, सिंपल, जो भी सैंपल सिलेक्ट किए है उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है। बट सपोज अगर कोई ऐसा सैंपल सिलेक्ट हो गया जिसे तुम चेक नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या दिया है कि अगर तुम पेमेंट देख रहे हो, ठीक है, जो भी तुम परचेज कर रहे हो उसका पेमेंट अगर तुम चेक कर रहे हो कि सही से पेमेंट्स हुए हैं कि नहीं, और उसमें तुमने 50th वाला ट्रांजैक्शन चेक किया, 50th वाला पेमेंट चेक किया, वो निकला कैंसल्ड चेक, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे तुम्हें दूसरा या उसके साइड वाला या उसका नेक्स्ट वाला जो ट्रांजैक्शन है वो चेक करना पड़ेगा। तो दैट नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट आइटम। क्लियर। अब जब इतना सब सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको चेक किया, ऑडिट प्रोसीजर भी कर दी, अब डेविएशन निकला, तो डेविएशन हो सकता है कॉमन निकले या अनकॉमन निकले, ठीक है। हो सकता है कि हर, जैसे अगर तुमने 100 ट्रांजैक्शन चेक किए तो 100 ट्रांजैक्शन में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई गलतियां मिले, सब में हो सकता है साइन ना हो या किसी में अमाउंट बराबर ना लिखा हो, मोस्ट ऑफ द में, ठीक है,
तो उस हिसाब से तुम्हें अपनी ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करनी है उसको चेक करने में, ठीक है। पर हो सकता है कोई स्पेसिफिक भी निकले, रेयर सर्कमस्टांसेस जिसको एनोमली बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फिर तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा चीज या एक अलग चीज क्यों हुई है, ठीक है। हो सकता है सब में अमाउंट सही निकले हो, बस एक हाथ दो ट्रांजैक्शन में अमाउंट की बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनोमली। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, क्लियर। प्लस तुम्हें यह भी देखना है ऑडिटर को कि कितनी मिसस्टेटमेंट्स हो सकती है, ये भी एक प्रोजेक्शन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्लियर। एंड लास्टली तुम्हें रिजल्ट्स इवैल्यूएट करने हैं कि सैंपल्स के क्या रिजल्ट्स आए और उसके बेसिस पे तुम्हें क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है, दैट्स इट। यहां हमारा सैम्पलिंग खत्म होता है। चलो नेक्स्ट ऐसे इज ऐसे 501, दैट इज ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। इस ऐसे में पर्टिकुलर 2-3 चीजें हैं जिसको बहुत इलैबोरेट किया गया है कि उससे रिलेटेड ऑडिट एविडेंसेस तुम्हें कैसे जमा करने हैं, ठीक है। उसमें 3 चीजें क्या है, इन्वेंट्री, क्लेम्स, लिटिगेशंस एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्वेंट्री में सबसे पहले उसने क्या बोला है, सबसे पहले हम लेते हैं इन्वेंट्री। सबसे पहले उसने बोला है कि तुम्हें उसको फिजिकली काउंट करना है, ठीक है। फिजिकली काउंट में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जब हम फिजिकल काउंट अटेंड करते हैं, खुद से फिजिकल काउंट करने की बात नहीं कर रहे, ठीक है। जब हम इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट अटेंड करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि मैनेजमेंट उसको किस तरह से, क्या कौन सी प्रोसीजर्स के थ्रू, कौन से इंटरनल कंट्रोल्स के थ्रू वो काउंटिंग कर रहा है या कौन से इंटरनल कंट्रोल्स के थ्रू उसके ऊपर चेक रख रहा है, ठीक है। दूसरा, इन्वेंट्री को देखना है कि कोई माल खराब तो नहीं है, ठीक है, कोई सड़ तो नहीं गया है, कोई फेंकने जैसा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट किस तरह से काउंट कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर तुम्हें खुद से काउंट करना है, क्लियर। जब तुम फिजिकल इन्वेंट्री प्लान करने जाओगे तो तुम्हें कुछ चीजें देखनी पड़ती है, क्या कि किस तरह की इन्वेंट्री है, अगर WIP है तो कौन से स्टेज पे है, उससे रिलेटेड रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग क्या रखना है, लोकेशन क्या है, ये सब चीजें वहां पे हमें देखनी पड़ती है। प्लस कोई एक्सपर्ट तो नहीं लगने वाला है उसको चेक करने के लिए, दवाइयाँ या स्पेसिफिक कोई चीज है तो प्लान करते टाइम हमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। प्लस अगर तुमने 31 मार्च को काउंटिंग नहीं की, क्योंकि हमको तो 31 मार्च की काउंटिंग चाहिए रहती है, अगर उसके अलावा दूसरे डेट की काउंटिंग की तो हमें 2-3 चीजें देखनी पड़ती है कि हमें परपेचुअल जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपरली एडजस्ट हुए हैं या नहीं देखना है। परपेचुअल मतलब ऑन द स्पॉट जो लाइव वहां पे गोडाउन में जो इन्वेंट्री पंच होती है वो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। तो वो कितने वो प्रॉपरली एडजस्ट हुए हैं क्या नहीं। जैसे हमने अगर 4 अप्रैल को किया 31 मार्च को, तो बीच के जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो गोडाउन से माल आया है गया है, उसका एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। वो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स कितने रिलायबल है उसके ऊपर देखना पड़ेगा। एंड और क्या देखना है, रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग फिजिकल काउंट एंड परपेचुअल रिकॉर्ड। परपेचुअल में दिख रहा है 100 आइटम्स तुमने फिजिकली काउंट किए तब 90 ही निकले, डिफरेंस क्यों है, ये 2-3 चीजें देखना पड़ेगा। अगर ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाया तो उसको सिंपली क्या करना है, कोई ऑल्टरनेट डेज पे करना है, ठीक है, सिंपल। अगर वो कर ही नहीं सक रहा है, वो प्रैक्टिकली अटेंड कर ही नहीं सक रहा है फिजिकल, तो उसको सिंपली क्या करना है, उसको अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, सिंपल, ठीक है। और या वो अगर किसी और के कस्टडी में, मतलब वो जो इन्वेंट्री वो किसी और की कस्टडी में है, तो सामने वाले से आपको उसकी क्वांटिटी या कंडीशन के बारे में कंफर्मेशन लेना है, ठीक है। एंड कोई भी और दूसरी प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी जिससे आपको पता चले कि वहां पे जो इन्वेंट्री वो अब सही सलामत है, ठीक है। प्लस आपको उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगने हैं, ठीक है। अगर वो एज अ प्लेज है, कहीं गिरवी रखी हुई है, तो वहां से आपको कंफर्मेशन मांगना है, ठीक है। प्लस सामने वाली पार्टी को बोलना है कि मैं आपके गोडाउन में आके अटेंड कर सकता हूँ क्या, ठीक है, टू अटेंड, या फिर उसके ऑडिटर की कोई रिपोर्ट आपको मिली, ठीक है, तो वो भी चलेगा, क्लियर। अब आते हैं लिटिगेशन एंड क्लेम्स पे। लिटिगेशन एंड क्लेम मतलब जो केसेस चल रहे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो केसेस कौन से चल रहे हैं कैसे पता चलेगा। सबसे पहले सिंपल मैनेजमेंट को पूछ के, मिन्यूट्स रिव्यू करके, क्योंकि मीटिंग में ये सारी बातें होती है, और लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट देख के, क्योंकि जो लॉयर है उनको पैसा देंगे तो पता चलेगा ना, बहुत पैसा दे रहे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्लियर। अब जब तुम्हें पता चला कि ये केसेस है,
ठीक है, और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वो बहुत रिस्की मैटर है, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, तो तुम्हें एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, कम्युनिकेट करना है, बट अगर लॉ बोल रहा है कि तुम्हें अलाउड नहीं है कम्युनिकेट करना, इट प्रोहिबिट्स, तो ऑडिटर को अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करनी है। ठीक है, अगर उसको अल्टरनेटिव प्रोसीजर से अगर वो ऑडिट एविडेंसेस जमा नहीं कर पा रहा है तो सिंपल उसको मॉडिफाई करना है अपना ओपिनियन। क्लियर? जब भी हम इंक्वायरी लेने जाते हैं किससे, एक्सटर्नल काउंसिल से, तो हमें उससे क्या क्या चीजें मांगनी है, पहले तो कितने केसेस चल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट का असेसमेंट क्या है, आउटकम का, हर एक केस से रिलेटेड आउटकम का क्या उनका असेसमेंट है, ठीक है, एंड एंटिटी का क्या बोलना है, उस एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का क्या बोलना है कि जो मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट किया है वो रीजनेबल है या नहीं, ये चीजें उनसे हमें मांगनी है। ठीक है, अब कब कब जो ऑडिटर है वो लीगल काउंसिल से उसको मिलना जरूरी होता है, सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट रिस्क है जो ऊपर बोला, मैटर बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसको मिलना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट और काउंसिल का डिसएग्रीमेंट है, मैनेजमेंट बोल रही है हम जीतेंगे, लीगल काउंसिल बोल रहा है नहीं जीतेंगे, तो उस केस में मिलना जरूरी है। प्लस फर्दर अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है, ऑडिटर को परमिशन नहीं देता है उनसे मिलने की, ठीक है, या फिर ऑडिटर कोई भी ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में ऑडिटर को मॉडिफाई करना है। पहला क्या, रिफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स किससे रिलेटेड थे कि मिलना क्यों जरूरी है। क्लियर? ये 2 पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, ये 2 पॉइंट्स किससे रिलेटेड है कि अगर ये 2 पॉइंट्स है तो उसको ओपिनियन मॉडिफाई करना है, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं सेगमेंट इंफॉर्मेशन में। सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट तुम्हें सिर्फ उसका डिस्क्लोजर देखना है। क्लियर? कि जो भी डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं वो कौन सी मेथड से है, ठीक है, और वो मेथड्स का एप्लीकेशन प्रॉपर है या नहीं, प्लस एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, सिंपल। ठीक है, क्या देखना है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेसिकली कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेगमेंट इंफॉर्मेशन को किस तरह से डिस्क्लोज किया गया है। क्लियर? प्लस देखना है कि मैनेजमेंट ने कौन से मेथड पे, कौन से बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे या असेट्स के बेसिस पे या प्रायर पीरियड, कौन से बेसिस पे उन्होंने वो सेगमेंट को बाइफर्केट किया या सेगमेंट्स को सिलेक्ट किया है कि ये सेगमेंट्स हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल, बहुत सिंपल ऐसे है। अब आते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है, सिंपल, कि हम जो बाहर वाली पार्टी से कोई भी कंफर्मेशन मांगते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये मोस्टली यूज होता है डेटर्स के लिए। क्लियर? थर्ड पार्टी। क्लियर? उसमें कुछ टर्म्स है जो हमें क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव कंफर्मेशन, मतलब कि जो सामने वाली पार्टी है, थर्ड पार्टी है, अगर उसकी हाँ है ना है, रिश्ते की बात नहीं चल रही है, अगर हमने 10,000 का बोला कि 10,000 तुम्हारा बैलेंस दिख रहा है, तुम्हें मंजूर हो या ना हो, हमें तुम्हें बताना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कंफर्मेशन। ठीक है, दूसरा नेगेटिव कंफर्मेशन, हम उसको बोल रहे हैं कि तू सिर्फ हमें तभी बताना जब तू डिसएग्री है, तुझे से लगता है 10,000 नहीं, मेरा तो 8,000 ही बन रहा है। ठीक है, इफ देर इज डिसएग्रीमेंट तभी तू हमें रिप्लाई करेगा। पॉजिटिव में अगर प्लस है, मतलब सही है गलत है कुछ भी, उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। नेगेटिव में अगर नहीं है, सही नहीं है, तो ही रिप्लाई करना है, सही है तो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ टाइप है किस तरह से रिस्पॉन्स करना। ठीक है, नॉन रिस्पॉन्स मतलब क्या, सामने वाली पार्टी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, एंड एक्सेप्शन मतलब हमने जो मांगा और जो एक्चुअली आया उसमें डिफरेंस है। क्लियर? ये पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्या जनरलाइजेशंस है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से रिलेटेड जनरलाइजेशन मतलब क्या, बिलीव्स है, ये ज्यादा रिलायबल रहता है। ठीक है, इज एन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली, एंड ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन इट एग्जिस्ट डॉक्यूमेंटरी। ठीक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री रहता है सामने, लोग इसको ज्यादा रिलायबल माना जाता है। क्लियर? अब इसकी प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो ये जनरली एक्सटर्नल कंफर्मेशन जिसे मैंने बोला अकाउंट बैलेंसेस के लिए भेजा जाता है। ठीक है, ये भेजने का मतलब तब बनता है जब सामने वाली पार्टी को उसका नॉलेज हो। वो अनपढ़ है, उसको समझ में नहीं आया, लेटर का को आया है तो वो फाड़ के फेंक देगा, तो उसका रिस्पॉन्स को कोई मतलब नहीं। सामने वाले को पता होना चाहिए उस प्रोसीजर के बारे में कि ऐसा कुछ होता है कि हमें कंफर्म करना पड़ता है बैलेंस वगैरह, उसका नॉलेज होना चाहिए उसके पास।
ठीक है, जब भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऑडिटर ड्राफ्ट करे तो उसको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि क्या रिस्क है, कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, उसका कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए उस लेटर का, ठीक है, प्लस उस ऑडिटर का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है क्या इससे रिलेटेड, क्या असर्शन एड्रेस करना है, क्या असर्शन मतलब कि एग्जिस्टेंस, जैसे अपन ने असर्शन पढ़े थे, एग्जिस्टेंस हमें एश्योर करना है, या हमें वैल्यूएशन से रिलेटेड, अमाउंट से रिलेटेड कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड चाहिए वो भी हमें देखना पड़ता है, प्लस हम कैसे उससे कम्युनिकेट करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक मोड या पेपर से, ठीक है, प्लस मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन लेना जरूरी है ताकि सामने वाले को लगे नहीं ये सही जगह से आया हुआ है, ठीक है, एंड लास्ट सामने वाले पार्टी का वो इंटेंशन होना चाहिए कि वो हमें रिप्लाई करे, ठीक है, ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए वो अपना फाड़ के फेंक दे, क्लियर, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब पॉजिटिव कंफर्मेशन के बारे में एक चीज क्या बोली गई है कि जब सबसे पहले तो सबसे अच्छा रहता है पॉजिटिव कंफर्मेशन, क्योंकि हमें पता है कि रिप्लाई तो आने ही वाला है, ठीक है, पर इसमें और अच्छा क्या रहता है कि यू शुड नॉट स्टेट द अमाउंट, ब्लैंक कंफर्मेशन रखो, ठीक है, ब्लैंक कंफर्मेशन का मतलब क्या है, अमाउंट नहीं डालना, हमें सिर्फ आप 31 का बैलेंस बताओ, दैट्स इट, क्लियर, क्योंकि फिर उसको देखना भी पड़ेगा, अमाउंट उसने हमने 10,000 रुपये लिख दिया, वो देखेगा नहीं हाउ है करके वो भेज देगा, पर हमने अमाउंट लिखा ही नहीं तो उसको झक मार के देखना पड़ेगा, क्लियर, प्लस तुम्हें ये देखना पड़ेगा भेजने से पहले कि सारे एड्रेसेस सही है या नहीं, ऑफ कोर्स, एंड उसका फॉलो अप लेना पड़ेगा, अगर उसको मतलब वो उसका रिप्लाई नहीं आया तो क्यों नहीं आया, सामने वाले से कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो दीज आर द सिंपल स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर कंफर्मेशन भेजते हुए, ठीक है। अब मैनेजमेंट ने अगर भेजने नहीं दिया कंफर्मेशन तो तुम्हें क्या करना है, मैनेजमेंट से पूछना है, ठीक है, क्यों उन्होंने रिफ्यूज किया, पहली बात तो ये पूछना है, ठीक है, और उनके रिफ्यूज करने की वजह से कितना रिस्क बढ़ गया है वो भी हमें देखना है, ठीक है, एंड ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, क्लियर। अब आता है नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव मतलब क्या होता है कि अगर डिसएग्रीमेंट है तो ही वो रिप्लाई करेगा, अदरवाइज रिप्लाई नहीं करेगा। तो दिस इज काइंड ऑफ रिस्क ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम वेट करते रह जाएंगे, हो सकता है वहां तक पहुंचा ही ना लेटर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये कब यूज करते हैं, जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत लो होती है, खुद जो हमें बस कंफर्म करना है, हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे टाइम पे नेगेटिव यूज करते हैं, ठीक है। प्लस एक तरह के अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, डिफरेंस आने के चांसेस बहुत कम है, एक्सेप्शन रेट मतलब डिफरेंस आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, एंड मैनेज ऑडिटर को ऐसा कोई सर्कमस्टांस नहीं पता कि सामने वाला अगर सही में अगर डिसएग्रीमेंट है तो उसको पक्का यकीन है ऑडिटर को कि वो रिप्लाई करेगा हमें, ठीक है, ऐसा वो बंदा नहीं है कि वो ध्यान नहीं देगा करके। अगर उस पर लेटर पहुंचा है, वो डिसएग्रीमेंट है उसका, तो पक्का हमें भेजेगा, ठीक है, ये ऑडिटर को कंफर्म होना चाहिए, तभी उसे वो नेगेटिव कंफर्मेशन उस पर्टिकुलर पार्टी को भेजना है, क्लियर। अब आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस। एविडेंस तो मिल गए, ठीक है, ऊपर से हमें सारे रिस्पॉन्सेज मिल गए, अब उस रिस्पॉन्सेज को हमें कैटेगराइज करना है और उसके अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है। कैटेगराइज कैसे करते हैं, 4 कैटेगरी में उसको देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि रिस्पॉन्स आया, प्रॉपर पार्टी ने रिस्पॉन्स किया और वो एग्रीमेंट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब 10,000 बोला 10,000 बैलेंस था, ठीक है। रिस्पॉन्स डीम्ड अनरिलायबल, सही से रिस्पॉन्स नहीं आया। तीसरा रिस्पॉन्स आया ही नहीं, इन पार्टीज का रिस्पॉन्स ही नहीं आया। लास्ट आया बट उसमें डिफरेंस था, ठीक है, सिंपल। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है ताकि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर मिले, ऑडिट एविडेंस मिले, क्लियर, सिंपल, छोटा सा ऐसे है, खत्म हो गया। चलो अब नेक्स्ट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 510, ठीक है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में क्या बोला गया है, इट इज ऑल अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। कब देखना पड़ता है, जब पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ है या किसी और ने किया है, क्लियर। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है इससे बताने की जरूरत नहीं। प्रीडिसेसर ऑडिटर मतलब क्या होता है, जिसके बिहाफ पे करंट ऑडिटर आया, बिहाफ पे नहीं बोल सकते, जिसके रिप्लेसमेंट में करंट ऑडिटर आया है, क्लियर। अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपली देखना है कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, ठीक है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है या नहीं, ठीक है।
अब ऑडिट प्रोसीजर किस हद तक करनी है, कितनी घुस के करनी है, ये किन मैटर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो फॉलो हो रही है बराबर फॉलो हो रही है या नहीं, ठीक है। प्लस अकाउंट बैलेंस कौन से है, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं, कितना रिस्क है, ठीक है। प्लस ओपनिंग बैलेंस कितने कितने इंपॉर्टेंट ओपनिंग बैलेंसेज है। एंड लास्ट प्रीडिसर ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड था या नहीं, मतलब उसने क्लीन चिट नहीं दी है तो हमें बहुत ज़्यादा चेक करना पड़ता है। क्लियर। अब क्या ऑडिट प्रोसीजर है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है या नहीं, पिछले साल से इस साल करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है या नहीं। दूसरी, ओपनिंग बैलेंस करेक्टली, मतलब जो ऑलरेडी फॉलो होती आ रही है पिछले साल से वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं इस साल, ठीक है। अगर सबसे पहले तो हमें पिछले साल की कॉपीज लेनी है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। प्लस और क्या करना है, ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड जो हम ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं वो ओपनिंग बैलेंस के बारे में कंफर्मेशन दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। एंड लास्ट जिसके बारे में कंफर्मेशन नहीं मिल रहे उससे रिलेटेड स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने। क्लियर। अब अगर ओपनिंग बैलेंसेस में जो ऑलरेडी अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वो कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो रही है, जो भी ओपनिंग बैलेंसेस में फॉलो हो रही है वो इस साल कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो रही है, तो ऑडिटर को तो सबसे पहले देखना है, ठीक है। ऑफकोर्स वही देखना कि प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं, और नहीं हो रही है तो अगर कोई चेंजेस है तो प्रॉपरली अकाउंट फॉर हुआ है या नहीं, डिस्क्लोज हुआ है या नहीं, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है उसको क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन फॉर्म करता है। कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो रहे हैं एंड उसको डिस्क्लोज भी सही से नहीं किया है, अकाउंट फॉर भी सही से नहीं किया है, तो ओपिनियन चेंज करना है, ठीक है। प्लस अगर वो ऑडिट एविडेंसेस जमा ही नहीं कर पाया, प्लस नहीं, अगर वो ऑडिट एविडेंस जमा ही नहीं कर पाया तो भी उसे क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, सिंपल। एंड लास्टली अगर उसे कोई मिस स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट मिलती है जिसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर नहीं किया गया है या प्रेजेंट नहीं किया गया है, डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तभी भी उसको क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन फॉर्म करना है, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उससे हम जनरली उतना कैरी फॉरवर्ड वो एज एविडेंस करके हम ले सकते हैं ओपनिंग बैलेंस के लिए, और हम ये मान के चल सकते हैं, वी कैन प्लेस रिलायंस ऑन कि पिछले वाले ने सही से ऑडिट किया होगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल हमें करंट पीरियड में कोई मिसस्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट, तो हम उसके ऊपर रिलायंस कर सकते हैं। क्लियर, सिंपल था। अब आते हैं रिलेटेड पार्टी में, दैट इज एसए 550। अब रिलेटेड पार्टी कौन होता है, एक तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में लिखा होता है, और अगर नहीं तो इसको बोलते रिलेटेड पार्टी, कंट्रोल और सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस, दो इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है, उसका हमारे ऊपर कंट्रोल है, या हम दोनों का मिलकर किसी थर्ड चीज के ऊपर कंट्रोल है या इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ऑल दीज आर रिलेटेड पार्टीज, कॉमन कंट्रोल, ठीक है। अब उसकी डेफिनेशन दी, कंट्रोल का मतलब क्या है, जब तुम पॉलिसीज को गवर्न कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर वो पूरा डिसीजन आता है जैसे कि क्या पॉलिसीज होंगी वो डिसाइड तुम करते हो, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस इज जस्ट अ पार्टिसिपेशन, तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो बट उसका डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। डिसीजन एंड पार्टिसिपेशन इज डिफरेंट, क्लियर। अब हमेशा हर रिलेटेड पार्टी रिस्की नहीं होता है, ठीक है, बट अगर सपोज उसने जो नॉर्मल मार्केट कंडीशंस है, या जैसे 100 रुपए में चीज मिल रही है और इसको तुम 50 रुपए में दे रहे हो, तो ये सब ट्रांजैक्शन जनरली रिस्की बोले जाते हैं, क्लियर। हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिस्की नहीं होता। तब ऑडिटर को क्या करना है, सबसे पहले तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी लेनी है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग कि रिलेटेड पार्टी कौन सी है, तुम्हारा उनसे क्या रिलेशन है और तुमने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं, क्लियर। प्लस तुम्हें मैनेजमेंट से ये भी पूछना है कि उनके पास क्या प्रोसीजर है, ये पता लगाने की कि कौन से मतलब रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने में वो क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, प्लस जो भी वो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको अप्रूव कर रहे हैं या नहीं, ऑथराइज कर रहे हैं या नहीं, मतलब उनको अथॉरिटी है या नहीं, ठीक है। और अगर वो कोई आउटसाइड नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला 100 की चीज 50 में दे रहे, तो वो भी ऑथराइज हो रहा है या नहीं, वो करने का तुम्हारे पास अथॉरिटी है या नहीं,
क्लियर? ये चीज ऑडिटर को मैनेजमेंट से पूछनी है कि व्हाट प्रोसीजर डू यू फॉलो टू डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? के बाद कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न से, मतलब रिलेटेड पार्टी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनकम टैक्स रिटर्न से, या फिर शेयर होल्डर के रजिस्टर से, कॉन्ट्रैक्ट से, या फिर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, क्लियर? इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं रिलेटेड पार्टी। डन? चलो नेक्स्ट इज SA 520, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। सिंपल मीनिंग क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर का? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल के बीच का पॉसिबल रिलेशनशिप। मतलब क्या होता है? सिंपल, एक एक ट्रांजैक्शन चेक नहीं करते, ओवरऑल डेटा का कोई रिलेशंस लगाते हैं, जैसे सेल्स एंड प्रॉफिट का, ठीक है, पिछले साल का और इस साल का। तो दीज आर कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। एक एक ट्रांजैक्शन इसमें चेक नहीं होता है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल इसने क्या दिया है, पिछले साल का इस साल का डेटा, ठीक है, फिर पेरोल का और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, इतनी सैलरी है मल्टीप्लाइड बाय इतने एम्प्लॉयज है तो इतनी टोटल सैलरी आनी चाहिए। तो ये डायरेक्ट कोई एक एक ट्रांजैक्शन उसने चेक नहीं किया है, ठीक है? क्लियर? ये और भी कोई एग्जाम्पल्स दिए है एनालिटिकल प्रोसीजर्स के, ठीक है? क्या क्या बोला गया है कि फिजिकल बैलेंस देखना, रिकनसाइल करना, ठीक है, बैंकर्स का बैंक बैलेंस, तो बैंकर्स का नहीं, बैंक में जो बैंक बैलेंस है उसको रिकनसाइल करना। तो ये सब चीजें एनालिटिकल प्रोसीजर में आती है। टाइमिंग मतलब क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर ऑफ कोर्स थ्रू आउट ऑडिट यूज होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लानिंग में या कंप्लीशन में या बीच में। थ्रू आउट द ऑडिट, प्लान करते वक्त भी एनालिटिकल प्रोसीजर यूज की जा सकती है, ठीक है? अब आते हैं एनालिटिकल सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पे। क्या है ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर? आई होप आपको पता होगा कि दो चीजें होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो चीजें होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? अब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करते वक्त हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सिंपली रेशियोज लगाना, ठीक है? उसमें क्या क्या हमें चेक करना पड़ता है? डेटा कितना रिलायबल है, अवेलेबल है, ठीक है? डिग्री ऑफ सेग्रीगेशन कितनी है? डिग्री ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? तुम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं लगा सकते हो एनालिटिकल प्रोसीजर में। ग्रुप जितना प्रॉपर ग्रुप होगा, जैसे परचेस हो गया या सेल्स हो गया, प्रॉपर ग्रुप पे वो अगर तुम लगा रहे हो तो ज्यादा अच्छे से लगे। जैसे सैलरी या एम्प्लॉयज हो गया, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल पे एनालिटिकल प्रोसीजर एक साथ नहीं लगती है। ना प्रॉपर ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग वो लगती है, ठीक है? किस तरह का अकाउंट टाइप है, ठीक है? ये इनकम स्टेटमेंट मतलब इनकम एक्सपेंस पे ज्यादा अच्छे से काम करता है, ना कि अकाउंट बैलेंसेस पे, ठीक है? प्लस सोर्स, कहाँ से ट्रांजैक्शन आया है, ठीक है? प्लस उन दोनों का रिलेशनशिप, मतलब जैसे अभी सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का जो रिलेशनशिप है बहुत क्लियर है, ठीक है? बट तुम बोलोगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड सेल्स, ये कोई इतना सही रिलेशन नहीं है, ठीक है? तो इट शुड बी प्रेडिक्टेबल रिलेशन, प्रेडिक्टेबल एकदम सही रिलेशन होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद किस असर्शन को तुम देखना चाहते हो? अब जनरली कंप्लीटनेस वगैरह पे ये ज्यादा अप्लीकेबल होता है, ना कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे। असर्शंस पता होने चाहिए, क्लियर? उसके बाद इनहेरेंट रिस्क पे ये जनरली काम नहीं करता है, ठीक है? इसलिए अगर हायर इनहेरेंट रिस्क है तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स यूज करते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब एक एक ट्रांजैक्शन यूज करना। अब क्या क्या टेक्निक्स है? सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस, सिंपल, पिछले साल को कंपेयर करो। रेशियो एनालिसिस, दो प्रेडिक्टेबल चीजों को एक दूसरे के साथ, मतलब जैसे मैंने बोला कि सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, या प्रॉफिट एंड सेल्स का परसेंटेज, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ठीक है? फिर रीजनेबलनेस टेस्ट। रीजनेबलनेस मतलब कि हमें पता है कि इतना तो होता ही है यार, या इंडस्ट्री में हमें बाकी जगह काम किया इतना तो होता ही है, मुझे पता है। जैसे कि रॉ मटेरियल का अगर इतना हमने इनपुट डाला इतना आउटपुट तो निकलता ही है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड रीजनेबलनेस। कि ऐसा नहीं कि तुम मतलब एफडी कर रहे हो 10 लाख की और तुम्हें 50 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो देयर इज नो रीजनेबलनेस, उसको बोलते हैं। उससे भी हमें पता चलता है कि कोई गड़बड़ है क्या। एंड स्ट्रक्चर मॉडलिंग इज टोटली रिलेटेड टू साइंटिफिकली कि तुम कैसे उसको करते हो, ठीक है? अब आता है कि जो मैंने दो चीजें बताई, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो इसको सिंगल यूज करना है, डबल यूज करना है, या इसको ही सिंगल यूज करना है, ये हम किसके ऊपर डिपेंड, मतलब ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये लिखा है ईदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड करते हैं,
सबसे पहले तो उस असर्शन को देखते कि क्या हमें असर्शन कंफर्म करना है, उसके लिए क्या सूटेबल है, प्लस डेटा कितना रिलायबल है, प्लस एक्सपेक्टेड मतलब तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कितनी गड़बड़ आ सकती है, एंड लास्ट कि जो भी डिफरेंस आएगा उसको तुम कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, टॉलरेट कितना कर सकते हो। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम एक मेथड यूज करोगे, दोनों करोगे, या दोनों में से कौन सी एक करोगे। क्लियर? अब उसको उसने थोड़ा सा समझाया है कि सबसे पहली चीज उसने हमने क्या देखा था, असर्शन। ठीक है, तो कौन से टाइप ऑफ असर्शन को तुम कंप्लीट देखना चाहते हो, जैसे कि इन डिटेल, जैसे अगर तुम यहाँ पे लिखा है इफ कंट्रोल्स ओवर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग आर वीक, तो उस केस में हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे ज्यादा भरोसा करेंगे रादर देन एनालिटिकल प्रोसीजर। मतलब एक ऑर्डर हमें अगर चेक करना है तो उस केस में हमें सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के नहीं काम चलेगा। क्लियर? हमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स ही लगाना पड़ेगा। फिर आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या देखते हैं, कहां से आया है वो, कितना इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वही लिखा है कि कहां से आया है, इतना वो कंपेरेबल है, कंपेरेबल इंडस्ट्री से वो तुम कितना कंपेयर कर सकते हो उसको। ठीक है, उसका अपने काम के लिए कितना रिलेवेंट है, वो अपने काम के लिए कितना रिलेवेंट है, और उसको बनाने में क्या क्या कंट्रोल्स प्लेस किए गए हैं ताकि वो उसकी क्वालिटी बढ़े। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेटा रिलायबल है या नहीं। तीसरा, एक्सपेक्टेशन के बारे में बोला है। एक्सपेक्टेशन के बारे में क्या बोला है कि एक्सपेक्टेशंस को हमें जज करते टाइम या एक्सपेक्टेशंस लगाते टाइम हमें क्या क्या फैक्टर्स को देखना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन किस चीज की कितनी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, उसके लिए भी हमें कुछ फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का जो रिजल्ट आएगा वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, मैं जैसे मैंने बोला कि मिसलेनियस और सेल्स को कंपेयर तुम कर रहे हो तो वो इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, बट सैलरी और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कर रहे हो तो हो सकता है वो एक्यूरेट आए। प्लस कितना ज्यादा तुम उसको डिसएग्रीगेटेड कर सकते, डिसएग्रीगेटेड मतलब ग्रुप्स कितने बना सकते हो, जितने तुम उसको प्रॉपरली ग्रुपिज्म करोगे। इवन सैलरी में भी जो हायर सैलरी है, जो लोअर सैलरी है, ऐसे तुमने उसमें भी 2 ग्रुप्स बना दिए और फिर उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए तो उसका रिजल्ट ज्यादा सही आता है। एंड लास्ट इज अवेलेबल कितना है डेटा, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल। हो सकता है नंबर ऑफ उसकी लिस्ट अवेलेबल ही नहीं है या इंडिविजुअल लोगों की सैलरी अवेलेबल ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन सब से हम ये एक्सपेक्ट मतलब कितना गलतियां हो सकती है इसका एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज अमाउंट, जो डिफरेंस का अमाउंट रहेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि कितना अमाउंट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना डिफरेंस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियलिटी, या फिर हमें कितना अश्योरेंस चाहिए, आवर लेवल ऑफ अश्योरेंस। इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि कितनी गलतियां हम एक्सेप्ट कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन के बारे में ऊपर बात चल रही है, एक्सेप्ट कर सकते। क्लियर? अब आता है उसके रिजल्ट्स को हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। सिंपल मैनेजमेंट से पूछेंगे क्यों है, क्या है। ठीक है, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे या कोई अदर ऑडिट एविडेंस ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्लियर? लास्टली कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या बोला उन्होंने कि एनालिटिकल प्रोसीजर की वजह से ऑडिटर को बहुत हेल्प होती है। क्या हेल्प होती है कि उसको अनरिकॉग्नाइज्ड, प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी पता चल जाता है, जो उसको पहले, जैसे मैंने बोला 10 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, बस 10 लाख का प्रॉफिट देखने से तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है, बट अगर तुम पिछले साल से कंपेयर करो, वहां 2 लाख का ही प्रॉफिट है, तो इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों आया, तो ये तुम्हें कैसे पता चला, एनालिटिकल प्रोसीजर करने से। ठीक है, तो ऑडिटर को अनरिकॉग्नाइज रिस्क पता चलती है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिस्क असेसमेंट चेंज कर सकता है, या फिर और कोई भी अपना जो प्लान प्रोसीजर है उसको भी फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स, बोल सकते हैं कि कंक्लूजन करने में उसको क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, सो दैट्स इट, यहां खत्म होता है हमारा चैप्टर 4। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बेसिकली। ठीक है, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, रिवाइज करते रहना। ठीक है, सो एंड यस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं भूल गई थी, आप मत भूलना। ठीक है, लाइक करना नहीं, आपको बताना भूल गई थी। एंड डू सब्सक्राइब
एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और जो पहले के 2 ऐसे हैं वो भी आप देख सकते हो। क्लियर? तो ऑल द बेस्ट।